ओके, तो चैप्टर 6 कर ले उसमें। नहीं सर, क्या हुआ, अभी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है? क्या हो गया, 3 तो टॉपिक हैं इसमें, 3 तो टॉपिक हैं, अभी साथ साथ प्रिपेयर भी हो गया। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसे टैकल करना है, चौखा काम है। चलें, चैप्टर 6 आप लोगों ने कह दिया, चलें ये हो गया। और ये तो आप लोग मान गए ना। अच्छा, और क्या टेस्ट में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए टेस्ट में? चैप्टर 3 कर लें साथ, चैप्टर 3 भी कर लें। चलें, चैप्टर 3 भी हो गया, और बताएं, चैप्टर 3 भी हो गया टेस्ट में, और बताएं और क्या क्या होना चाहिए मौलाना, और क्या होना चाहिए टेस्ट में? चैप्टर 14 भी होना चाहिए ना, एथिक्स वाला। चलें, एथिक्स वाला चैप्टर भी हो गया, और बस ये 3 काफ़ी हैं। चलें, बस ये 3 काफ़ी हैं, डन हो गया। बस ज़्यादा बोझ नहीं हम डालते, बस। चैप्टर 6 नेक्स्ट वीक में साथ चैप्टर 7 भी आ जाना, क्या हो गया? मतलब चैप्टर 6 ना रखूं टेस्ट में? मतलब आज जो हम पढ़ेंगे ये भी आप नहीं पढ़ोगे? चैप्टर 3 मस्ट 14, एक चैप्टर और बता दे अपनी मर्जी का, 1 कर दे, 1 कंपनी एक्ट वाला, ठीक है। चलें, बस ये छोटा सा टेस्ट, 3 चैप्टर, ठीक हो गया। चैप्टर 3, 14 और 1, और इन तीनों चैप्टर से पेपर में एक एक क्वेश्चन मस्ट आना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चैप्टर 14 से क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ मर्जी कर लो, मिनिमम भी 10 नंबर का। चैप्टर 1 से कंपनी एक्ट का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि पिछली अटेम्प्ट में उसने टेस्ट नहीं किया, तो कंपनी एक्ट का सिनेरियो 5-6 नंबर का आना ही आना है। और चैप्टर 3 इसके अंदर वैसे ही 5 टॉपिक हैं हमारे पास बड़े, तो वहाँ से एक क्वेश्चन नहीं 2 तो मस्ट आएंगे, क्योंकि 20 नंबर हैं इस एक चैप्टर के, 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मीन ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लो, पेपर पास होने के काफ़ी खदशात पैदा हो जाएंगे। सर और क्या करना है, कितने को करने पास पेपर भी आपने, ये थोड़े हैं, ये कर लो, ये तो कर लो। हाँ, लेक्चर नंबर क्या है? बुलाना, इतने कर ले, कम से कम ये कर ले, कम से कम ये कर ले, ठीक हो गया। पिछले 12 सालों के पास पेपर आप कर रहे हो, अभी कहते हैं कुछ और भी करना है, कुछ और 7 क्वेश्चन हैं पास पेपर के अलावा, क्वेश्चन भी हैं हर चैप्टर में, इस चैप्टर में भी हैं, तो वो एक्स्ट्रा है। मीन पास पेपर जहाँ पे ख़त्म होते हैं उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है हर चैप्टर में। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर के अलावा कुछ और भी हैं जी। वेजी सिस्टम, पेरोल सिस्टम की हमने बात की थी, कुछ कंट्रोल्स हमने डिस्कस किए कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन। क्यों क्यों? प्रोवाइड फिक्टिशियस एम्प्लॉय, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन वेज प्रिपरेशन एंड वेज पे आउट, किस लिए? प्रोवाइड फिक्टिशियस आवर्स पेमेंट, फिक्टिशियस आवर्स पेमेंट। 2 रेफरेंस ऑब्टेन करने चाहिए, क्यों? प्रोवाइड फ्यूचर फ्रॉड, प्रोवाइड फ्यूचर एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड। क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज होना चाहिए, क्यों? क्यों? प्रोवाइड एब्सेंट एम्प्लॉयज आवर्स रिकॉर्डिंग, क्या कहला? ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन होना चाहिए, क्यों? टू इंश्योर वर्क डन फॉर द कंपनीज पेड, क्यों? जो कंपनी के लिए डन नहीं है, कंपनी के लिए हुआ नहीं, उसकी पेमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने कैंटीन में बैठ के 2 घंटे मैच देखा है तो उसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ओवर टाइम कौन सा पे होना चाहिए? जिसके ऊपर ऑथोराइजेशन है, साइन है किसके? फोरमैन के। अर्थमेटिक चेक परफॉर्म होना चाहिए पेरोल का, क्यों? टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ पेरोल, क्या एक्यूरेट है, क्या कहला? रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए, क्यों? टू अवॉइड वेरिएंसेस। एम्प्लॉय के सिग्नेचर लेने चाहिए, क्यों?
टू इंश्योर कंपनी हैज़ ए प्रूफ ऑफ पेमेंट, दो सिग्नेचरीज को पेमेंट साइन करनी चाहिए, क्यों? टू इंश्योर पेमेंट्स आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड, ये प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है। अनक्लेम्ड वेजेस जो है रिकॉर्ड और सिक्योरली प्लेस या रीबैक्ट होनी चाहिए, क्यों? कि नहीं करेंगे तो मिस यूज़ होगा ना अनक्लेम्ड वेजेस का, तो क्या है? टू इंश्योर या टू अवॉइड मिस यूज़ ऑफ अनक्लेम्ड वेजेस। दो कंट्रोल और लिखे, यहाँ पे कंट्रोल लिखे हुए ना, वहाँ पे दो कंट्रोल और लिखे। एक हेडिंग में स्टार्टर, कंट्रोल्स दो और लिखने हैं। मीन बुक के अंदर दो कंट्रोल मिसिंग हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स लिखे हुए हैं। ये हमारे पास पेज 65 है जहाँ पे रिडक्शन, इसके साथ स्पेस आपको खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हेडिंग दे दें और स्टार्टर और स्टेटेड कंट्रोल लिखें। स्टार्टर कार्ड्स या स्टार्टर क्लॉक कार्ड्स should be matched with their starter clock cards, should be matched with their contract of employment, मतलब क्या हुआ? स्टार्टर्स उन लोगों को बोला जाता है जो करंट मंथ में नए आए हैं। अब इनके साथ एक मसला होता है, इनका अगर कंपनी में कोई जानने वाला है तो जिस दिन ये सीवी देने आते हैं उस दिन भी इनके आवर्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। इंटरव्यू देने आए उस दिन भी इनके आवर्स रिकॉर्ड कर दिए गए। हालांकि इनकी पेमेंट कब से होनी चाहिए? जिस दिन से इन्होंने काम स्टार्ट किया, मीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। हाँ, अगर कोई भाई या कोई जानने वाला कंपनी के अंदर है तो फिर क्या करता है, सीवी वाले दिन भी इनके आवर्स रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इनकी पेरोल प्रिपेयर करते वक्त इनके क्लॉक कार्ड्स को मैच करना चाहिए किसके साथ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ, ताकि देखा जा सके कि उस डेट के बाद से ही इनकी पेरोल प्रिपेयर हो रही है, उससे पहले से पेरोल प्रिपेयर नहीं हो रही। किस लिए? पर्पज़ क्या है? टू इंश्योर स्टार्टर्स पेरोल इज़ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या कहला, उससे पहले पेरोल प्रिपेयर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने किसके साथ मैच करना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ। क्यों? उसमें डेट मेंशन होगी किस डेट से इनका काम स्टार्ट हो रहा है। एक और हेडिंग ने लीवर्स। ये कौन लोग हैं जो करंट मंथ में छोड़ के चले गए? अब ये छोड़ के चले गए तो जिस दिन छोड़ के गए हैं उस दिन के बाद से क्या इनकी पेमेंट पेरोल प्रिपेयर होनी चाहिए? नहीं। लेकिन होता है क्या है कि इनका कार्ड कोई और एम्प्लॉय छोड़ने के बाद भी इन आउट कर रहा होता है, उसके बाद भी इनकी पेमेंट हो रही होती है। तो इनका क्लॉक कार्ड इन आउट ना हो सके उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस दिन ये छोड़ के गए हैं इनका कार्ड रिमूव कर देना चाहिए। या सिस्टम के अंदर कोई थंब इंप्रेशन वाला सिस्टम था या कार्ड स्कैनिंग वाला सिस्टम था तो सिस्टम के अंदर से इनको क्या कर देना चाहिए? रिमूव मीन डिलीट कर देना चाहिए। तो लिखो लीवर्स क्लॉक कार्ड्स, लीवर क्लॉक कार्ड शुड बी रिमूव्ड, लीवर्स क्लॉक कार्ड शुड बी रिमूव्ड ऑन डे ऑफ लिविंग, ऑन डे ऑफ लिविंग। ये क्या है? कंट्रोल। कहाँ पे? कंपनी के अंदर। क्यों? टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड आफ्टर डेट ऑफ लिविंग, कि लिविंग के बाद इनको पेमेंट नहीं हो रही, तो इस चीज़ से इंश्योर होगा। इनका अगर कार्ड रिमूव कर दिया जाएगा तो इसी रिकॉर्डिंग होगी नहीं, आवर्स रिकॉर्ड नहीं होगी तो पेमेंट भी नहीं होगी। क्या कहना? सो कंट्रोल्स हमने पढ़ लिए। कंट्रोल लगाने के पीछे जो रीज़न है उसे बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अगर एग्जामिनर गलती से कह दे कोई से 5 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखें पेरोल सिस्टम से रिलेटेड, कोई से 5 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखें पेरोल सिस्टम से रिलेटेड, लिखे जा सकते हैं। क्या करा? टू अवॉइड फिटिशियस एम्प्लॉयज़, टू अवॉइड रिकॉर्डिंग ऑफ फिटिशियस आवर्स। क्या करा? टू अवॉइड रिकॉर्डिंग ऑफ आवर्स फॉर एब्सेंट एम्प्लॉयज़, टू इंश्योर वर्क डन फॉर द कंपनी इज पेड, टू इंश्योर पेरोल एक्यूरेटली मेड, to ensure company have proof of giving payment to the employees। बातें की जा सकती हैं। to avoid variances, मीन कंट्रोल लगाने के पीछे जो रीज़न है वो अंग्रेज़ी में लिखना। पर्पस मीन कंट्रोल कोई क्यों है वो अंग्रेज़ी में लिखना। पर्पस क्या है उसका? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल क्या है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस शुड बी सुपरवाइज्ड
Overtime should be authorized by foreman. There should be segregation of duty between record maintenance and wage preparation. There should be segregation of duty between wage preparation and wage payout. Employee signature should be obtained. मीन ये होने ही चाहिए, वो क्या है, कंट्रोल. हाँ, वो क्यों होने ही चाहिए, उसके पीछे जो रीज़न है कि इससे क्या मसला है जो आपने अवॉइड करना है, वो क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने लिखने. एम्प्लॉय के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे, क्या लिखोगे? Evidence will be sought by observation that employees' signatures are obtained while giving them payment. Overtime authorized by foreman है या नहीं, कैसे चेक करोगे? Select a sample of clock cards. Select a sample of clock cards या time sheets. Time sheets मीन जहाँ पे time record होता है. क्या? And inspect for evidence. And inspect for evidence that overtime is authorized by foreman. Segregation of duty है या नहीं, ये कैसे verify करोगे? ऑब्जर्व करोगे या इंक्वायरी करोगे? ऑब्जर्व करोगे, इंक्वायरी करोगे? ऑब्जर्व करोगे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है, कैसे? जब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? क्या वो कोई ख़ास टाइम होता है? नहीं. वेज प्रिपेयर हो रही है, क्या वो भी कोई ख़ास टाइम होता है कि फ़लाँ डे टाइम पे ही प्रिपेयर होनी है? आप जाके ऑब्जर्व करोगे कौन प्रिपेयर कर रहा है. इंक्वायरी करोगे, मेनली स्टाफ से इंक्वायरी करोगे कि कौन ये काम करता है, कौन ये काम करता है. सो एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी दैट देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन. क्या कह रहा है? इंक्वायरी करोगे. पे रोल का अर्थमेटिक चेक परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे वेरीफाई करोगे? पे रोल का select a sample of payroll and test for evidence by recalculation that payroll is accurately made. क्या कहला है? कुछ recalculation खुद करके देख लोगे कि हाँ ऐसे है, दिस मीन accurately made हो रही है. क्लॉक इन क्लॉक प्रोसेस सुपरवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? ऑब्जर्व करोगे सुबह जाके और शाम में खड़े होके कि वाकई ही सुपरवाइजर चेक कर रहा है कि हर एम्प्लॉय अपना ही कार्ड इन आउट कर रहा है और एक ही कर रहा है. तो एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन. क्या कहला है? दैट क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस इज प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड. टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन कंट्रोल हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? ऐसा कोई असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई डिटेल वर्किंग हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डिटेल वर्किंग क्या हो सकती है? हम ट्रेस कर सकते हैं सैंपल ऑफ पे रोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. किस लिए? ट्रेस अ सैंपल ऑफ पे रोल्स टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाइड बोनाफाइड एम्प्लॉयज़ के वाकई एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है या विद एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. किस लिए? टू वेरीफाई पेरोल इज मेड अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट. क्योंकि रेट कहाँ पे मेंशन होता है? रिकॉर्ड के अंदर. करेक्ट आवर्स के अकॉर्डिंगली पेरोल प्रिपेयर हो रही है, ये कैसे वेरीफाई करोगे? ट्रेस अ सैंपल ऑफ पेरोल टू रेलिवेंट टाइम शीट्स या एम्प्लॉय क्लॉक कार्ड्स जहाँ पे आवर्स रिकॉर्डेड हैं. क्या कह रहा है? एंड एग्री डिटेल दिस इज टू इंश्योर पेरोल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू करेक्ट आवर्स. स्टार्टर का आपने जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि इनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पेमेंट नहीं हो रही. क्या करोगे? ट्रेस अ सैंपल ऑफ स्टार्टर पेरोल टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. क्या कह रहा है? टू रेलेवेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर विद देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस इज टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग. लीवर्स को डेट ऑफ लीविंग के बाद पेमेंट नहीं हो रही, ये कैसे इंश्योर करोगे, वेरीफाई करोगे? ट्रेस अ सैंपल ऑफ लीवर्स पेरोल एंड कंपेयर विद देयर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. क्यों? वहाँ पे मेंशन होगा किस डेट को लीव करके गए हैं. एंड एग्री डिटेल दिस इज टू इंश्योर नो पेमेंट्स बीइंग मेड आफ्टर डेट ऑफ लीविंग. क्या कहना? मीन ये कोई डिटेल प्रोसीजर इस तरह से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड के साथ, क्लॉक कार्ड्स के साथ. हाँ, रिकॉर्ड के साथ स्टार्टर लीवर्स दोनों चेक किए जाएंगे. रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करने से पता भी चलेगा कि वाकई जेन्युइन एम्प्लॉय है. रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करने से पता चलेगा कि एक्यूरेट रेट के अकॉर्डिंगली पेमेंट हो रही है नहीं हो रही. क्या कह रहा है? क्लॉक कार्ड के साथ एक्यूरेट आवर्स अप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही, ये वेरिफिकेशन होगी. अब आ जाए इसके हम क्वेश्चंस की तरफ अगर चलें. एक क्वेश्चन नंबर 14 में मिलेगा.
एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 फॉर 14 मार्क्स ओनली। एसी बटन से चलाना पड़ेगा जी। क्वेश्चन 14 रिक्वायरमेंट फॉर 14 गुड मार्क्स एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ब्लेक कंपनी। राइट अ मैनमी लेटर बोले तो लेटर ऑफ वीकनेसिस, जिसमें 3 चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। नंबर 1 वीकनेसिस, नंबर 2 इम्प्लीकेशन कंसिक्वेंसेस, और नंबर 3 रिकमेंडेशन या कंट्रोल्स। सो राइट अ मैनमी लेटर टू द ऑडिटर to the director in respect of the shift workers wages recording and payment system, mean wages system से related जो भी मसले हैं उनसे related। identify and explain 4 weaknesses in that system, mean 4 weaknesses आपको identify करके explain करनी है। explain the possible effect of each weakness, उनके effect mean consequences, implication भी बतानी है कि कंपनी का क्या मसला है इस weakness की वजह से। एंड प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन टू एलिविएट ईच वीकनेस, और उस वीकनेस को कैसे दूर किया जा सकता है उसके लिए आपने रिकमेंडेशन मीन कंट्रोल्स भी बताने हैं। 4 वीकनेस 4 नंबर, 4 इफेक्ट 8 नंबर, और 4 रिकमेंडेशन 12 हो गए। मार्क्स कितने हैं? 14। बाकी 2 नंबर किस चीज़ के हैं? नोट अप टू 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड विद इन दिस रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटेशन। 2 नंबर प्रेजेंटेशन के हैं। किस चीज़ की प्रेजेंटेशन? आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखना हमने शायद बचपन में बीसी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है। लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे वो जो लेटर लिख रहा है, आप कौन होंगे? ऑडिटर। क्या कहलाए? ABC ऑडिटर्स। इसके बिल्कुल नीचे जिसको लेटर लिखा जा रहा है वो कौन है? डायरेक्टर्स। कंपनी का नाम उसने दे दिया क्या? ब्लेक कंपनी। क्या कहलाए? द डायरेक्टर्स ब्लेक कंपनी। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? कंट्रोल वीकनेसेस रिलेटिंग टू पेरोल सिस्टम। कंट्रोल वीकनेसेस रिलेटिंग टू पेरोल सिस्टम विद देयर रिकमेंडेशंस। ठीक हो गया। उसके बाद इसके पैरेलल यहाँ पे आएगी क्या? डेट। और शायद आपके एग्ज़ाम की डेट कोई 11 को सितंबर बन रही है, पता नहीं क्या बन रही है। हाँ, तो डेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सर, as I have identified some control weaknesses relating to payroll system which I am going to put into your attention along with their control measures। मीन आप क्या करने जा रहे हो। उसके बाद आपका आंसर। अब ये इतना लिखने के 2 नंबर है। या तो आप एग्जामिनर से ले आओगे या आप उसे दे आओगे। हाँ, बुक के अंदर ही कहीं पर नहीं लिखा ये 2 नंबर कैसे लेने हैं। ये प्रैक्टिस से ही सीखा जाएगा। इस क्वेश्चन के अगर हम लेटर फॉर्मेट में अटैम्प्ट करेंगे, 2 नंबर पेपर में अगर आ गए तो हम ले आएंगे, वरना 95% स्टूडेंट ये 2 नंबर एग्जामिनर को दे आते हैं। हमें नहीं चाहिए। और 2 नंबर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं 48 और 50 में। क्या ख्याल है जी? सो 4 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, उनकी इम्प्लीकेशन, और साथ हमने रिकमेंडेशन देनी है। Shift workers arrive for work at about 7 AM and clock in using an electronic identification card। तो शिफ्ट वर्कर्स क्या करते हैं? 7 बजे आते हैं और एक कार्ड के ज़रिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। द कार्ड इज स्कैन्ड बाय द टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड ईच प्रोडक्शन शिफ्ट वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज रेड फ्रॉम देयर कार्ड बाय द स्कैनर। तो कार्ड को स्कैन करते हैं सिस्टम के साथ, और सिस्टम क्या करता है? उसे आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉय को। द वर्कर इज देन लॉग्ड इन एज बीइंग एट वर्क, और वहाँ से उनका लॉग इन मीन क्लॉक इन स्टार्ट हो जाता है सिस्टम के अंदर। शिफ्ट वर्कर्स आर पेड फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉगिंग इन। द लॉगिंग इन प्रोसेस इज नॉट मॉनिटर्ड एज इट इज एज्यूम्ड दैट शिफ्ट वर्कर्स वुड नॉट वर्क विदाउट फर्स्ट लॉगिंग इन ऑन द टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम, और वो मॉनिटर नहीं हो रहा। और इससे बड़ी जूल क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती कि उसने वीकनेस होती खुल के बता दी। लेकिन साथ उसने कहा है कि काम स्टार्ट हो ही नहीं सकता जब तक वो लॉग इन नहीं करेंगे।
लेकिन अगर मॉनिटर नहीं हो रहा तो इस सूरत में क्या हो सकता है, एब्सेंट एम्प्लॉयज़ के आवर्स भी रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर उनका कार्ड स्कैन हो रहा है, मीनिंग कि एम्प्लॉई एक से ज़्यादा कार्ड स्कैन कर सकता है। क्या कह रहा है, तो क्या होना चाहिए, लॉगिंग प्रोसेस शुड बी मॉनिटर्ड बाय अ सुपरवाइजर टू इंश्योर एवरी एम्प्लॉय स्कैनिंग ओनली वन एंड हिज हर ऑन कार्ड। बात की जा सकती है। एक मसला, उसकी इफ़ेक्ट और उसकी रिकमेंडेशन, इसको हम यूँ कॉलम फॉर्म में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इधर हमने वीकनेस लिख दी, नंबर 1 जो था हमारा, इधर नंबर 2 में हमने इफ़ेक्ट लिख दिए और नंबर 3 में हमने क्या बता दी, रिकमेंडेशन बता दी। लेकिन लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन लगानी है, फिर आपने दूसरी वीकनेस की तरफ जाना है ताकि वो चीज़ें सेपरेट मेंशन हो सके। ठीक हो गया। शिफ्ट वर्कर्स आर स्प्लिट इनटू ग्रुप ऑफ अबाउट 25 एम्प्लॉयज़, मीन 25-25 के ग्रुप बनाए गए एम्प्लॉयज़ के, विद ईच ग्रुप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ शिफ्ट फोरमैन। Each day, each group of shift workers is allocated a specific vehicle to manufacture. At least 400 vehicles have to be manufactured each day by each work group. If necessary, overtime is worked to complete the day's quota of vehicle. The shift foreman is not required to monitor the extent of any overtime working, although the foreman does ensure workers are not taking unnecessary or prolonged breaks. ये सिर्फ क्या इंश्योर कर रहा है कि लंबी लंबी ब्रेक्स नहीं ले रहे, हाँ बाकी उनकी रिकॉर्डिंग को वो चेक नहीं कर रहा। Prolonged breaks which would automatically increase the amount of overtime worked. Workers log off at the end of each shift by re-scanning their identification card. तो क्या कहीं पे मेंशन था कि ओवर टाइम ऑथोराइज्ड मीन्स साइंड बाय फोरमैन है? नहीं, वो सिर्फ ब्रेक शेड्स को इंश्योर कर रहा है कि वो लंबी नहीं ले रहे, ज़मीन काम जो भी हो रहा है कंपनी के लिए हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन क्या ओवर टाइम ऑथोराइज्ड बाय फोरमैन है? इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ जिनका ओवर टाइम रिक्वायर नहीं किया गया वो भी एक्स्ट्रा पे के लिए, क्यों, अगर रेट ज़्यादा है तो ख़ुद से ओवर टाइम करने के लिए विलिंग हो जाएंगे और कुछ ऐसा काम भी कर रहे होंगे जो शायद कंपनी के लिए रिक्वायर नहीं था, जिससे ओवर टाइम की सूरत में वेजेस एक्सपेंस आपका आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, ओवर टाइम शुड बी ऑथोराइज्ड साइंड बाय द फोरमैन ऑन टाइम रिकॉर्डिंग शीट्स, ताकि वही जो साइन है वही पे हो, जिसके ऊपर साइन नहीं है वो पे ना हो सके। मीन को खुद से अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम करने लगा हुआ है, जो कि फोरमैन ने तो रिक्वायर नहीं किया था। क्यों, नॉर्मली ओवर टाइम का रेट डबल होता है, तो एम्प्लॉयज़ की कोशिश होती है कि ओवर टाइम हमें मिले, क्यों, नॉर्मल के 2 घंटे ओवर टाइम का 1 घंटा। क्या ख्याल है? तो उस सूरत में क्या होगा, वर्क नॉट डन फॉर द कंपनी भी पे हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, ओवर टाइम शुड बी ऑथोराइज्ड साइंड बाय द फोरमैन ऑन टाइम रिकॉर्डिंग शीट्स। देखिए मैंने 5 बजे काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं कैंटीन में बैठ के 2 घंटे मैच देखता रहा, 7 बजे मैंने कार्ड स्कैन करके चला गया। अब मेरा नॉर्मल ड्यूटी थी 9 to 5, 7 बजे स्कैन करने का मतलब क्या है कि 5 से 7 के बीच में जो 2 घंटे, ये क्या है, ओवर टाइम पे हो जाएगा। क्या ये काम कंपनी के लिए हुआ? क्या कंपनी ने रिक्वायर किया था? नहीं। तो पे कब होना चाहिए, जब चेक किया जाए कि हाँ ये 2 घंटे फोरमैन साइन करेगा, मैंने रिक्वायर किए थे, फिर पे होगा तो कंपनी के लिए होगा। अदरवाइज वर्क नॉट डन फॉर द कंपनी पे हो जाएगा, जो रिक्वायर नहीं था। उसने देखा कि अननेसेसरी ब्रेक्स नहीं ले रहे, कुछ एम्प्लॉइज़ को उसने कहा सब के सब ओवर टाइम के लिए नहीं आप कॉल करते, कुछ को ओवर टाइम के लिए कॉल करते और कुछ को नहीं करते। तो जिनको नहीं किया वो क्या करेंगे, बैठेंगे कैंटीन में, 7 बजे जाते हुए वो भी कार्ड स्कैन कर देंगे। देख लो, वो तो काम के दौरान देख रहा है क्योंकि अननेसेसरी ब्रेक्स नहीं है ले रहे, नहीं वाकई ओवर टाइम रिक्वायर है तो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन कंट्रोल वीकनेस है, हम क्या देख रहे हैं, कंपनी के अंदर कंट्रोल वीकनेस वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो कंट्रोल वीकनेस है कि उसे ओवर टाइम ऑथोराइज करना चाहिए, टाइम शीट के ऊपर मेंशन करना चाहिए कि मैंने ये रिक्वायर किया है, ताकि वही जो उसके साथ साइन है वो पेमेंट होनी चाहिए, जिसके साथ साइन नहीं है वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। 2 मसले हो गए जी। पेमेंट ऑफ वेजेस, डिटेल ऑफ आवर्स वर्कड ईच वीक आर सेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू द पेरोल डिपार्टमेंट, where hours worked are allocated by the computerized wages system in each employee's wages record. Staff in the payroll department compare hours worked from the time recording system to the computerized wages system.
मीन आवर्स जो भी वर्क होते हैं एवरी वीक वो एक वेजेस डिपार्टमेंट में सेंड किए दिए जाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे सारी चीज़ें चेक करके सिस्टम में आवर्स वर्क एंटर किए जाते हैं। कंप्यूटराइज वेजेस सिस्टम एंड एंटर अ कोड वर्ड टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसफ़र, और एक स्टाफ मेंबर जो है वो एक्यूरेसी चेक करके एक कोड वर्ड के थ्रू ऑथोराइज करता है कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। द कोड वर्ड इज आल्सो एक्ट एज ऑथोराइजेशन टू कैलकुलेट नेट वेजेस, और उसके बाद नेट वेजेस कैलकुलेट होती हैं मीन अर्थमेटिक चेक परफॉर्म होने के बाद। द कोड वर्ड इज द नेम ऑफ अ डोमेस्टिक कैट मानो belonging to the departmental head and is therefore generally known around the department। मतलब सिस्टम है ऑथोराइजेशन का, पासवर्ड भी है, लेकिन वो पासवर्ड क्या है मानो, और अगर सबको पता है तो उस पासवर्ड के थ्रू तो कोई भी सिस्टम में एक्सेस करके कुछ भी चेंजेस कर सकता है। क्या ख्याल है? अपने वेज रेट चेंज कर सकता है, अपने आवर्स चेंज कर सकता है। तो ये क्या है, कंट्रोल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? वीकनेस है। तो क्या होना चाहिए कि कोड वर्ड जो है, पासवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नॉट फेमिलियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, बल्कि आफ्टर सर्टन टाइम चेंज होना चाहिए, ताकि किसी के हाथ लग गया तो लॉन्ग टर्म फ्रॉड ना कर सके। चेंज होने से क्या होगा, फ्रॉड को कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रोका जा सकता है। मीन सिस्टम को अलाउ करना चाहिए आफ्टर 15 डेज प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड, और वो क्या होना चाहिए, यूनिक फेमिलियर वर्ड नहीं होना चाहिए। 3 हो गए। Each week the computerized wages system calculates gross wages using the standard time and overtime rates per hour for each employee। मीन computerized wages प्रिपेयर हो रही हैं, statutory deduction from wages, और उसके बाद नेट पे। बस ठीक हो रहा है ये काम कंप्यूटर के थ्रू। The list of net pay for each employee is sent over Blake's internal network to the accounts department। और वेजेस प्रिपेयर होने के बाद लिस्ट ऑफ पेमेंट जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाती है फॉर पेमेंट। इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड अकाउंट क्लर्क एंश्योर दैट एम्प्लॉइज बैंक डिटेल आर ऑन फाइल। द क्लर्क देन ऑथोराइज एंड मेक पेमेंट टू दोज एम्प्लॉइज यूजिंग ब्लेक्स ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे 2 मसले हैं, मुझे बता दें क्या क्या है। एक ओखा कंट्रोल हमने पढ़ा था, ओखा कंट्रोल रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए कब, पे रोल प्रिपेयर होने के बाद, फाइनल लिस्ट ऑफ पेमेंट्स प्रोड्यूस होने से पहले। यहाँ पे क्या हुआ, पे रोल प्रिपेयर हो के लिस्ट ऑफ पेमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दी गई। क्या उसने लिस्ट ऑफ पेमेंट्स सेंड करने से पहले कोई रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म किया है? नहीं। तो इससे क्या होगा, वेरिएंसीज जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे। तो क्या होना चाहिए, आफ्टर प्रोड्यूसिंग पेरोल बट बिफोर प्रोड्यूसिंग लिस्ट ऑफ पेमेंट देयर शुड बी रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म्ड, i.e. कंपेयरिंग करंट पेरोल विद प्रीवियस पेरोल या फिर विद बजटेड पेरोल टू आइडेंटिफाई वेरिएंसीज। एक मसला और भी है, क्लर्क सिर्फ अकेला ही ऑथोराइज कर रहा है पेमेंट की, तो इस सूरत में क्या हो सकती है, मिस यूज़ ऑफ पेमेंट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, 2 सिग्नेचर्स को ऑथोराइज करनी चाहिए, लाइक चीफ अकाउंटेंट शुड ऑथोराइज द पेमेंट एंड देन क्लर्क शुड मेड द पेमेंट। क्या ख्याल है? हमें 4 मसले चाहिए, 5 हो गए, देखते हैं शायद कोई और भी हो। Every few weeks, the financial accountant reviews the total amount of wages made to ensure that the management accounts are accurate. Termination of employees, occasionally employee leave break. When this happens, the personnel department send an email to the payroll department detailing the employee's termination date and any unclaimed holiday pay. The receipt of the email by the payroll department is not monitored by the personnel department. तो इस सूरत में क्या हो सकता है, ऑन टाइम सिस्टम अपडेट नहीं होगा रिगार्डिंग लीवर्स, तो आफ्टर डेट ऑफ लीविंग भी पेमेंट हो सकती हैं। क्या ख्याल है? तो क्या होना चाहिए, ईमेल जो है वो सिर्फ मॉनिटर ही नहीं बल्कि इंश्योर करना चाहिए सेंडिंग डिपार्टमेंट को भी कि रिसीव हो के उसके रिलेटेड सिस्टम अपडेट हो गया या नहीं हो गया। क्या ख्याल है? कुछ 4 वीकनेसेस हमें बतानी थी। पर्सोनल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, पर्सोनल डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड में चेंजेस करनी है, पर्सोनल डिपार्टमेंट ने।
ठीक हो गया। तो उसकी रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना है ना किस डेट से एम्प्लॉय छोड़ के गया, तो किसने करना है? पर्सनल डिपार्टमेंट ने। मतलब उन्होंने ईमेल जो उन्हें मिली है जिसे पता चलना है कि किस डेट को एम्प्लॉय छोड़ के गया है, उस ईमेल को ऑन टाइम उन्होंने चेक नहीं किया, क्या इधर सिस्टम में अपडेट हुई है या नहीं हुई। मीन ऑन टाइम चेक ही नहीं किया, सिस्टम में ऑन टाइम अपडेट भी नहीं होगी। और अगर सिस्टम में जल्दी अपडेट नहीं हुई तो आफ्टर डेट ऑफ लीविंग भी आवर्स रिकॉर्ड होकर पेमेंट हो सकती है। क्या ख्याल है? आपको एटलीस्ट मंथ एंड तक चेक कर लेना चाहिए था। अगर मंथ एंड तक भी आपने चेक नहीं किया तो हो सकता है इस मंथ की 4-5 दिन की पेमेंट हो जाएगी अगर आपने नेक्स्ट मंथ में चेक किया तो। पर्सनल डिपार्टमेंट ने। पर्सनल डिपार्टमेंट सेंड एन ईमेल टू द पेरोल डिपार्टमेंट डिटेलिंग द एम्प्लॉयज टर्मिनेशन डेट एंड एनी, क्योंकि पेरोल प्रिपेयर करनी है किसने? पेरोल डिपार्टमेंट ने। उनको भी उन्होंने ईमेल सेंड किया है कि उन्होंने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली पेरोल प्रिपेयर करनी है। मीन इस डेट को छोड़ के चला गया, मीन इंश्योर करना है कि इसके बाद से आवर्स रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। आवर्स रिकॉर्ड कहाँ पे होने हैं? पेरोल डिपार्टमेंट में। ठीक हो गया। तो सिस्टम अपडेट कर दिया लेकिन मेनली जो है उन्होंने चेक नहीं किया, तो आवर्स रिकॉर्ड होकर पेमेंट हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। पास में अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में इस चैप्टर को सिर्फ कोई 3 नंबर के लिए टेस्ट किया है और पेरोल सिस्टम से एडीडी 3 नंबर टेस्ट किए हैं। और पेरोल सिस्टम उससे पीछे 2015 में टेस्ट हुआ था। मीन कोई 7 साल बाद, 2015 के बाद 2022, कोई 7 साल बाद उसने पेरोल सिस्टम को टेस्ट किया, वो भी ना होने के बराबर। बड़े छोटा सा क्वेश्चन, तो दोबारा रिपीट होके इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी अपीयर हो सकता है। और चूंकि पिछले अटैम्प्ट में तकरीबन ये चैप्टर इग्नोर हुआ है, जस्ट 3 नंबर टेस्ट हुए हैं, तो सेल, परचेज, पेरोल 3 बड़े सिस्टम हैं जिनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। 3 नंबर के लिए क्या टेस्ट किया? स्टेट एनी 3 controls which would ensure that wages and salaries are not paid to the ghost fake employees। एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए बिटवीन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन, और क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस की सुपरविजन होनी चाहिए ताकि सुपरवाइज़र इंश्योर करे कि हर एम्प्लॉई अपना ही कार्ड जो है वो क्लॉक कर रहा है। क्यों? अगर अपना नहीं कर रहा तो गोस्ट एम्प्लॉइज़ के भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। और स्टार्टर का कंट्रोल आप लगा सकते हो, लेकिन वो तो गोस्ट, तो अगर आपने रिकॉर्ड के साथ मैच करना है वो तो गोस्ट रिकॉर्ड में होंगे ही होंगे। एम्प्लॉई से सिग्नेचर जो लेने हैं वाइल गिविंग द पेमेंट, तो उससे पता चलेगा कि वाकई एम्प्लॉई कंपनी में एग्जिस्ट करता है। क्या करा है उसे? ना सिर्फ प्रूफ, उसे ये भी तो पता चलेगा ना कि एम्प्लॉई वाकई कंपनी में एग्जिस्ट करता है जिसको पेमेंट दी जा रही है। क्यों? सिग्नेचर लेने वाला शक्ल भी देख रहा होगा कि तूने तो पहले भी सिग्नेचर किए। 3 कंट्रोल्स लिखे जा सकते, 3 नहीं 2 तो लिख लोगे। पास होने के लिए 1.5 नंबर चाहिए। क्या ख्याल है? बड़ा औखा क्वेश्चन है। भाग जाओ, कल मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और कवर करेंगे।